Hello everyone, this is your tutor from ADC Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to discuss the part 4 of the unit first of Bioinformatics 1. So in this video we will discuss about the nucleic acid sequence database or the primary databases, which includes the GenBank, EMBL and DDBJ. EMBL means European Molecular Biology Laboratory, DDBJ means DNA Data Bank of Japan, and GenBank. So in this video I will discuss about all these in detail. So let's start the topic. I hope you have watched the previous lecture, which included the information about the database structure. So let's start. So firstly, in this video, the nucleic acid sequence databases, also known as the DNA database or the primary database. So इसके बारे में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस INSD कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस. जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस INSD, इसमें जो है कुछ डेटाबेसेस हैं, उसमें से 3 मेजर साइट्स होती हैं विच आर यूज फॉर फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA और RNA सीक्वेंस ऑन द वेब, एंड ऑल ऑफ देम कंटेन बेसिकली द सेम इंफॉर्मेशन. सो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस, जिसमें बहुत सारे डेटाबेसेस प्रेजेंट होते हैं. उसमें 3 जो होते हैं मेजर साइट्स होती हैं, जिससे हमें जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. न्यूक्लिक एसिड में हमारा DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है. सो DNA और RNA के सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें इन तीनों डेटाबेसेस या फिर साइट्स पे जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं. और इन तीनों ही जो हमारी डेटाबेसेस हैं, इन तीनों में ही लगभग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम इन्फॉर्मेशन होती है. So first point is that the DNA data bank of Japan, National Institute of Genetics NIG. So DNA data bank of Japan को किसने डेवलप किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स ने, जो कि जापान में है. और DNA डेटा बैंक ऑफ जापान को शॉर्ट में हम लोग जो है DDBJ कहते हैं. फिर इसके बाद दूसरा है हमारा, ये तो पहला हो गया हमारा. फिर दूसरा है हमारा EMBL, यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी. ये जो है डेवलप किया गया है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट के द्वारा. सो दिस इज़ द सेकेंड वन विच इज़ EMBL, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय द यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट. थर्ड है हमारा जेनबैंक. जेनबैंक को किसने डेवलप किया है? NCBI. NCBI का फुल फॉर्म क्या होता है? National Center for the Biotechnology Information. So these are the 3 sites where you can get the information related to the nucleic acid, that is the DNA and the RNA sequences on the web, and all of these contain basically the same information. So let's move further ahead with a few important points related to these databases. So the database EMBL, GenBank and DDBJ are the 3 primary nucleotide sequence database. अगर कोई भी पूछे कि what are the major primary nucleotide sequence database, तो इसमें हमारा आ जाएगा EMBL, GenBank एंड DDBJ. ये तीनों जो होते हैं मेजर डेटाबेस होते हैं, और ये जो होते हैं प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस होते हैं. फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा, दे इंक्लूड द सीक्वेंस सबमिटेड डायरेक्टली बाय द साइंटिस्ट एंड द सीक्वेंस टेकन फ्रॉम द लिटरेचर एंड पेटेंट. जो प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस होता है, ये एक ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें जो सीक्वेंस होता है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली जो है साइंटिस्ट से, साइंटिफिक कम्युनिटी से या फिर साइंटिस्ट के द्वारा जो है सबमिट होती है, और जो सीक्वेंस होता है वो लिटरेचर या फिर पेटेंट से लिया हुआ होता है. फिर द एंट्रीज इन द EMBL, जेनबैंक एंड DDBJ डेटाबेस आर सिंक्रोनाइज्ड ऑन अ डेली बेसिस. इसका मतलब है कि जो भी एंट्रीज दी जाती हैं EMBL में, जेनबैंक में, DDBJ में, ये जो है सिंक्रोनाइज होती हैं डेली बेसिस पे, and the extension numbers are managed in the consistent manner between these 3 center. और जो इसमें एक्सटेंशन नंबर होता है वो भी इन तीनों के बीच में मैनेज होता है. ये एक
सिंक्रोनाइज्ड मैनर में और या फिर कंसिस्टेंट मैनर में। देयर आर नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ दीज डेटाबेस, हाउएवर दीज आर देयर आर पेटेंटेड सीक्वेंस इन द डेटाबेस। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इन डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन जो डेटाबेस होते हैं वो जो है पेटेंटेड सीक्वेंस से लिए हुए होते हैं, सो ये जो होते हैं इनको हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। एंड दीज आर दी प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस। मूव अहेड विद द जेन बैंक। सो जेन बैंक जो है हमारा फर्स्ट प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। जेन बैंक को किसने डेवलप किया था? एनसीबीआई ने डेवलप किया था। और जेन बैंक कब डेवलप हुआ था? सो इट वाज डेवलप्ड इन द 1979। सो लेट्स मूव अहेड विद द few important point related to the Zen Bank. So first point is that one of the fastest growing repositories of the known nucleotide sequence। जो जेन बैंक है ये एक सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता हुआ कलेक्शन, सारी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का कलेक्शन जो है वो जेन बैंक में होता है। सो सारी जितनी भी इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जीन से रिलेटेड या फिर डीएनए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, नोन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, वो सारी जो है हमें जेन बैंक डेटाबेस के अंदर मिल जाती हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है जेनेटिक सीक्वेंस डेटाबेस एज अ फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर। जो जेन बैंक होता है इसमें भी जो होता है फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये जो है रीडेबल होता है, ईजिली रीडेबल होता है और प्लेन टेक्स्ट भी होते हैं इसके अंदर। फिर इट इज़ एन ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेक्स्ट फाइल रीडेबल बाय बोथ ह्यूमन एंड द कंप्यूटर। जो जेन बैंक होता है ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज टेक्स्ट फाइल होता है जिसको ह्यूमन भी रीड कर सकते हैं और कंप्यूटर्स भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है जेन बैंक। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा बिसाइड द सीक्वेंस डेटा जेन बैंक फाइल कंटेन द इंफॉर्मेशन सच एज द एक्सेशन नंबर एंड द जीन नेम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड द रेफरेंसेस टू द पब्लिश्ड लिटरेचर। इन सारी सीक्वेंस डेटा के अलावा भी जेन बैंक जो फाइल होती है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि एक्सेशन नंबर होता है, जीन का नेम होता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, रेफरेंस टू द पब्लिश्ड लिटरेचर। सो ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें एक्सेशन नंबर। सो एक्सेशन नंबर जो होता है यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है जिससे हम लोग किसी भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। Now fourth point is that this database has been developed and maintained at the NCBI। So इस database को develop भी किया है NCBI ने और maintain भी NCBI ही करता है। Bethesda MD USA as a part of International Sequence Database Collaboration। सो ये जो है डेवलप हुआ था USA में एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन INSDC। फिर इसके बाद है हमारा पॉइंट फॉर मोस्ट सीक्वेंस सर्चेज जेन बैंक इज़ बेस्ट। ज़्यादातर सीक्वेंस सर्चेज के लिए जो जेन बैंक होता है ये ज़्यादा बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि ये ASCII टेक्स्ट फाइल होती है जो कि ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों के द्वारा रीड की जा सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑफर्स अ डेली एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन विद द अदर मेजर सीक्वेंस डेटाबेस हैज़ अ वेराइटी ऑफ द यूजर इंटरफेस फेयरली डिटेल्ड ऑनलाइन हेल्प एट अ स्पीडी इंटरफेस। सो ये जो होता है एक डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करता है, मतलब कि जो DDBJ है, EMBL है, NCBI का जेन बैंक है, इन ये तीनों जो है मेजर डेटाबेस है एंड ये जो है डेली बेसिस पे अपने इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते रहते हैं। फिर इसके बाद है इस्टेब्लिश्ड बाय द NCBI जेन बैंक इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नोन DNA सीक्वेंस फ्रॉम द साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। जो जेन बैंक है वो जो है इस्टेब्लिश कौन किया था? NCBI ने जेन बैंक जो है
जितनी भी डीएनए के सीक्वेंस हैं, नोन सीक्वेंस साइंटिस्ट के द्वारा जितनी भी सीक्वेंसेस को खोजी गई हैं डीएनए से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो हैं जीन बैंक के अंदर प्रेजेंट है। टर्मिनेशन ऑफ द जीन बैंक इज डबल बाय द डबल फॉरवर्ड स्लैश। जो टर्मिनेशन अगर जीन बैंक फाइल की होती है तो वो होती है डबल फॉरवर्ड स्लैश से। सो दिस इज द मार्क टू एंड द फाइल फॉर्मेट ऑफ द जीन बैंक। फिर इसके बाद है इट इज़ एन ओपन एक्सेस सीक्वेंस डेटाबेस। जो जीन बैंक होता है ये एक ओपन एक्सेस सीक्वेंस डेटाबेस होता है। फिर इसके बाद है इट कोऑर्डिनेट्स विद द इंडिविजुअल लेबोरेटरीज एंड द अदर सीक्वेंस डेटाबेस लाइक द ईएमबीएल एंड डीडीबीजे। सो जो जीन बैंक होता है ये कोऑर्डिनेट करता है इंडिविजुअल लेबोरेटरीज के साथ, और जो सीक्वेंस डेटाबेस होते हैं जैसे कि ईएमबीएल एंड डीडीबीजे। सो जीन बैंक जो है कोलैबोरेट करता है ईएमबीएल एंड डीडीबीजे एंड कुछ इंडिविजुअल लेबोरेटरी के साथ। Now it is an annotated collection of all the nucleotide sequence that are available to the public। ये जो होता है ये कलेक्शन होता है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है। द न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस वाज डिवाइडेड इनटू द 3 डेटाबेसेस एट द एनसीबीआई। सो जो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस होती है ये 3 पार्ट में डिवाइड है एनसीबीआई पर। पहला है हमारा कोड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, फिर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस डेटाबेस एंड देन थर्ड है हमारा जीनोम सर्वे सीक्वेंस। सो दीज आर द थ्री databases which are of the nucleotide database at the NCBI। Now the submission of the sequences to the GenBank can be done by using the Bankit, Sequin and TBL2 ASN tool। So अगर हमें सबमिशन करना है GenBank का तो इसके लिए हम लोग जो है Bankit, TBL2, Sequin इन टूल्स का यूज़ करते हैं। नाउ EMBL, सो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, EMBL का ये फुल फॉर्म होता है एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1980 एंड इट इज़ मेंटेन्ड बाय EBI, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। सो EMBL जो है मेंटेन होता है और डेवलप होता है EBI के थ्रू, मतलब कि यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। फिर है अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ द डीएनए एंड द आरएनए सीक्वेंसेस। जो EMBL होता है इसमें जो होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस होता है डीएनए और आरएनए सीक्वेंस के लिए। Now EMBL nucleotide sequence database is collected from the scientific literature, patent offices and is directly submitted by the researcher। जैसा कि हमने जेन बैंक में देखा था कोई भी सीक्वेंस जो है डायरेक्टली साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा सबमिट हो रहा था, वैसे ही EMBL भी जो होता है प्राइमरी डेटाबेस होता है, तो इसमें भी जो सीक्वेंसेस होते हैं वो जो डायरेक्टली साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा सबमिट होते हैं। फिर EMBL हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद द जेन बैंक एंड द DDBJ। EMBL जो है कोलैबोरेशन में बना है DDBJ और EMBL के। EMBL is a database for the European Molecular Biology Laboratory। EMBL जो है ये एक डेटाबेस है यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी के लिए। EMBL इज़, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, EMBL is good to use when you need the limited amount of the data and when you are not trying to identify the gene by the sequence analysis। EMBL का यूज़ करना तब सही होता है जब हमें लिमिटेड अमाउंट में डेटा चाहिए होता है एंड जब आप ये नहीं ट्राई करते हैं कि आप जीन को जो है उसके सीक्वेंस एनालिसिस से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उस टाइम पे भी EMBL को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। So EMBL is good to use when you need the limited amount of data and when you are not trying to identify the gene by the sequence analysis। फिर है हमारा all of the information submitted to the EMBL is mirrored daily in both gene bank and the DDBJ। सारे इंफॉर्मेशन जो EMBL में सबमिट होते हैं वो जो है डेली बेसिस पे सिंक्रोनाइज्ड होते हैं विद द जेन बैंक एंड द DDBJ। जैसा कि जेन बैंक जो था एक फ्लैट फाइल डेटाबेस था,
वैसे ही EMBL भी जो है एक फ्लैट फाइल डेटाबेस होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड। So now DDBJ also offer all of its type in the Japanese as well। जैसे कि जो DDBJ होता है वो भी सारा कुछ इसका भी जो होता है EMBL और जेन बैंक की तरह ही होता है सारा। जैसे ये भी फ्लैट फाइल फॉर्मेट को फॉलो करता है, ये भी कोलैबोरेशन में बना है EMBL एंड जेन बैंक। ये भी मेंटेन्ड और डेवलप हुआ था जापान जेनेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ जापान में इसको डेवलप किया गया था। सो जो DNA डेटा बैंक ऑफ जापान है इसको जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स ने जो है डेवलप किया था। नाउ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस या फिर डेटाबेस सर्चिंग टूल इन जेन बैंक। कौन कौन से डेटाबेस सर्चिंग टूल होते हैं जेन बैंक में, तो उसको देखते हैं हम लोग। सर्चिंग जेन बैंक इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैन बी डन विथ अ वेराइटी ऑफ द सर्च टूल। अदर मीन्स ऑफ सर्चिंग जेन बैंक इंक्लूड। सो जेन बैंक में अगर किसी भी डेटा को सर्च करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप जो है कुछ वैरायटी के सर्च टूल से वो कर सकते हैं। और भी जो सर्चिंग जेन बैंक के लिए और भी जो तरीके होते हैं उसमें से कुछ टूल्स आते हैं, जैसे कि ब्लास्ट होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। फिर इसके बाद दूसरा है हमारा डेटाबेस एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग एंड डेटाबेस ऑफ द सीक्वेंस टैग्ड साइट। So these are the three tools through which you can search the GenBank data. Now move ahead with the protein sequence database. So protein sequence database क्या होता है? Protein bioinformatics database can be primarily classified as the sequence database, 2D cell database, 3D structure database, chemistry database, enzyme and the pathway database family, and the domain database, gene expression database, genome and the annotation database, organism specific database, phylogenomic database, protein interaction database, प्रोटियोनॉमिक डेटाबेस एंड दी अदर। सो अगर प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप के जो है डेटाबेस आ जाते हैं, जिसमें कि 2D सेल डेटाबेस, 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस, जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डेटाबेस, प्रोटियोनॉमिक डेटाबेस। ये सारे डेटाबेस जो है प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस के अंदर आते हैं। फिर इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डेटाबेस। सो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डेटाबेस जो होता है इसको हम लोग मॉड भी कहते हैं। एंड ये जो होता है जीनोम और इन्फॉर्मेशन को बताता है जो कि एक्सपेरिमेंटली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। Now, among all the protein sequence database, UniProt is the most widely used one। इन सारे प्रोटीन सीक्वेंस डेटा में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो यूनिप्रोट डेटाबेस होता है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एंड ये सबसे ज़्यादा यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अनोटेशन को प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सीक्वेंस डेटाबेस। एंड इसमें जो रिडंडेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सो ये मैक्सिमम अनोटेशन प्रोवाइड करता है एंड मिनिमल रिडंडेंसी का मतलब कोई डेटा जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको ये जो है इसमें रिडंडेंसी के केसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। नाउ यूनिप्रोट हैज़ द 3 कॉम्पोनेंट। जो यूनिप्रोट होता है इसके पास 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, स्विस प्रोट, यूनिरेफ एंड यूनिपार्क। सो फर्स्ट है हमारा प्रोटीन नॉलेज बेस इंक्लूडिंग द स्विस प्रोट विच इज़ मैनुअली एनोटेड एंड रिविव्ड एंड TREMBL ऑटोमेटिकली एनोटेड। तो पहला होता है हमारा प्रोटीन नॉलेज बेस। जो स्विस प्रोट होता है ये प्रोटीन के नॉलेज के बेसिस पे होता है एंड ये जो होता है मैनुअली अनोटेट होता है और रिविव्ड होता है।
और TREMBL का मतलब होता है ट्रांसलेटेड EMBL। सो ये जो होता है ऑटोमेटिकली अनोटेड होता है। फिर दूसरा है हमारा यूनिरेफ सीक्वेंस विच कल्चर फ्रॉम द फास्ट सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च। यूनिरेफ जो होता है ये फास्ट सिमिलैरिटी सर्च टूल होता है। एंड यूनिपार्क जो होता है सीक्वेंस आर्किव्स होता है फॉर कीपिंग द ट्रैक ऑफ द सीक्वेंस एंड दियर आइडेंटिफायर। सो यूनिपार्क जो होता है ये सीक्वेंस के ट्रैक को कीप करता है एंड इनके आइडेंटिफायर्स को भी। नाउ मूव अहेड विथ द रेफ सीक्वेंस डेटाबेस। सो NCBI रेफरेंस सीक्वेंस, जो NCBI का जो रेफरेंस सीक्वेंस है उसी को हम लोग जो है रेफ सीक्वेंस डेटाबेस कह रहे हैं। ये जो है क्यूरेटेड एंड नो रिडंडेंट सीक्वेंसेस ऑफ द जीनोमिक इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट एंड द प्रोटीन फॉर द टू फॉर द टेक्सोनॉमिकली डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द आर्कीबैक्टीरिया एंड द यूकैरियोट एंड द वायरसेस। सो ये रेफ सीक्वेंस डेटाबेस जो होता है NCBI रेफरेंस सीक्वेंस डेटाबेस होता है, इसमें जो होता है ये डेटाबेस को इंक्लूड करता है जिसमें मिनिमल अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी होती है और मैक्सिमम अनोटेशन होता है। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं आर्की बैक्टीरिया यूकैरियोट एंड द वायरसेस आते हैं। नाउ प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस। प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस के अंदर जो है हमारा आता है PDB। अगर प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में सबसे ज़्यादा अच्छा डेटाबेस माना जाए तो यूनिप्रोट होता है, और प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस में हमारा PDB आता है जो कि प्रोटीन डेटा बैंक होता है। सो सर्चिंग द स्ट्रक्चर डेटाबेस इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आज के टाइम पे किसी भी केमिकल या फिर किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर की सर्चिंग या फिर स्ट्रक्चर डेटाबेस की सर्चिंग जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन नॉट ओनली डिफाइन दियर बायोलॉजिकल फंक्शन बट ऑल्सो द ओल्ड एंड द की रेशनल ड्रग डिज़ाइन। जो 3D स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की ये सिर्फ उनके फंक्शन को ही डिटरमाइन करने में मदद नहीं करती बल्कि ये जो है रेशनल ड्रग डिज़ाइन में भी हेल्प करती है। द वर्ल्ड वाइड PDB वॉज इस्टेब्लिश इन 2003। जो PDB था पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो जो है इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ फ्लैट फाइल इन 3 डिफरेंट फॉर्मेट। जो PDB होता है ये कलेक्शन होता है फ्लैट फाइल का 3 डिफरेंट फॉर्मेट में। तो पहला होता है PDB फॉर्मेट, फिर MMCIF फॉर्मेट एंड प्रोटीन डेटा मार्कअप लैंग्वेज। सो प्रोटीन डेटा बैंक मार्कअप लैंग्वेज 3 फॉर्मेट होते हैं जिसमें कि ये PDB जो होता है प्रेजेंट होता है। Now protein family database. So PFAM database. So protein can be classified according to their sequence, evolutionary, structural and the functional relationship. अगर हम लोग प्रोटीन को क्लासीफाई करना चाहें तो इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं सीक्वेंस, इवोल्यूशनरी, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रिलेशनशिप के बेसिस पे। A protein in the context of its family these much more information into the single protein itself. अगर फैमिली के केस में बात करें तो एक सिंगल प्रोटीन जो होती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है इंक्लूडेड रहती हैं। एग्जाम्पल द रेसिड्यूज कंसल्ट अक्रॉस द फैमिली ऑफन इंडिकेट द स्पेशल फंक्शनल रोल। नाउ एग्जाम्पल्स फॉर द प्रोटीन डेटाबेस। सो इसमें हमारा SCOP आता है जिसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोटीन फुल फॉर्म होता है। फिर दूसरा आता है CATH जिसका फुल फॉर्म होता है क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलॉगी। फिर थर्ड होता है PFAM जिसका मतलब होता है प्रोटीन फैमिली। एंड फोर्थ होता है हमारा प्रोसाइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस। इसमें हम लोग पहला देखते हैं व्हाट इज़ PFAM। सो PFAM इज़ द प्रोटीन फैमिली। सो PFAM इज़ अ डेटाबेस ऑफ द प्रोटीन फैमिलीज रिप्रेजेंटेड एज द मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड द हिडन मार्कोव मॉडल। सो PFAM जो होता है ये एक प्रोटीन फैमिली का डेटाबेस होता है जिसको हम लोग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट और हिडन मार्कोव मॉडल के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद है हमारा PFAM एंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज। जो
फैम की एंट्रीज होती है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं फैमिली में। फैमिली का मतलब कि रिलेटेड प्रोटीन रीजन। फिर दूसरा होता है हमारा डोमेन। डोमेन में हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट आती है। एंड देन रिपीट। रिपीट में हमारा मल्टीपल शॉर्ट प्रोटीन स्ट्रक्चरल यूनिट आएगा एंड मोटिफ आएगा। So if we are talking about the PFAM entries, so it is classified into the family, domain, repeat and the motive. So these are the four part in which the PFAM entries are classified. Now ProCite. So ProCite क्या होता है? ये एक डेटाबेस होता है डॉक्यूमेंटेशन एंट्रीज का, जिसमें जो है जो कि प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो इट इज़ अ डेटाबेस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन एंट्रीज which gives the information describing the protein, domain, families, functional site as well as the associated पैटर्न एंड प्रोफाइल टू आइडेंटिफाई देम। सो बेसिकली जो प्रोसाइट होती है ये एक डेटाबेस होती है जो कि प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि प्रोटीन के डोमेन, फैमिली, फंक्शनल साइट और कुछ एसोसिएटेड पैटर्न एंड प्रोफाइल जो कि हेल्प करती है उसको आइडेंटिफाई करने में। अब है हमारा स्पेशलाइज्ड डेटाबेस। तो स्पेशलाइज्ड डेटाबेस तो जानते ही हैं क्या होता है, जो कि एक पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में होता है डेटाबेस, उसको हम लोग स्पेशलाइज्ड डेटाबेस कहते हैं। तो इट नॉर्मली सर्व एज द स्पेसिफिक रिसर्च कम्युनिटी। जो ये जो होता है कि स्पेसिफिक रिसर्च कम्युनिटी के लिए रेफर किया जाता है और फोकस ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में फोकस करना। The content of this database may be sequence or the other types of the information। फिर इसके बाद the sequence in this database may overlap with the primary database। जो sequence specialized database में present होते हैं वो जो है primary sequence database के साथ overlap कर सकते हैं, बट जो specialized database होता है इसमें कुछ new data भी जो होते हैं submit होते हैं directly by the author। So the content of this database may be sequence or the other types of the information। The sequence in this database may overlap with the primary database but may also have new data submitted directly by the author। Now many genome database that are taxonomic specific fall within this category। सारे जो जीनोमिक डेटाबेस होते हैं जो कि टैक्सोनॉमिक स्पेसिफिक होते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि फ्लाई बेस, वॉर्म बेस, एसी डेटाबेस, NTAIR डेटाबेस, HIV बेस्ड डेटाबेस, HIV बेस्ड डेटाबेस। So these are the database which are included in the specialized database। Now in addition there are also specialized database that contain the original data derived from the functional analysis। जो specialized data होते हैं कुछ ऐसे भी specialized data होते हैं जो कि original data से derive होते हैं from the functional analysis। एग्जाम्पल में हमारा जेन बैंक EST, जेन बैंक का जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग होता है वो भी डेटाबेस जो होता है वो स्पेशलाइज डेटाबेस के अंदर आता है। फिर माइक्रो एरे जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस एट द यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। सो जेन बैंक का EST डेटाबेस या फिर EST जो जेन बैंक का एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग डेटाबेस होता है, और जो हमारा यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट का जो माइक्रो एरे मेथड होता है फॉर द जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस, वो सारे जो होते हैं कुछ जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड डेटाबेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। So this is all about the today lecture। I hope everything will be clear to you। If you have any doubt please mention in the comment section। Thank you so much for watching, keep sharing and liking my videos। Thank you so much, take care, bye bye, thank you। Let's take a ride.